मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अवस्थी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो 16 टेस्ट सीरीज की जो एक श्रृंखला चल रही है, उसका जो आपका ये 6 पेपर है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूं। देखिएगा मेरे भाई, यहां पर क्वेश्चन है, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती से 58 गुना से 3/4 बड़ी है। तो यहां पे मेरे भाई देखो कि वह संख्या बेटा x हो जाती है। x का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो अपन का 1/x होगा। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती से, x का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो आपका 1/x है, इसके 58 गुना से 3/4 बड़ी है। 3/4 बड़ी है। मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था, जिसके साथ ये से लगा होता है संक्रिया उसी के साथ होती है। तो एक संख्या मतलब x उस संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, x का व्युत्क्रमानुपाती हो गया मेरे भाई 1/x के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। तो यहां पे 1/x के 58 गुना है, उससे 3/4 बड़ी है। अब देखो, आप थोड़ा यहां पे हल्का सा कॉमन सेंस यूज किया करो मेरे भाइयों। कॉमन सेंस यूज कैसे करना है, ध्यान दो कि आपको पता है मेरे भाई, x जब x से गुणा होगा, तो जब मैं x को x से गुणा करूंगा तो मेरे भाई x² बनेगा, और यहां पर एक द्विघात समीकरण बनेगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ऑप्शन का यूज करना होगा। ठीक है, यहां पे देखो बेटा कि x का मान -8, तो आप थोड़ा यहां देखो बेटा, x का मान -8 रखूंगा, बराबर में 58/-8 होगा, और प्लस के 3/4 होगा। अब आप यहां पे देखोगे, जैसे ही मैं इसको धर लाऊंगा तो ये आपका -8 प्लस के 58/8 होगा, और बराबर 3/4 होगा। तो आप यहां देखो बेटा, जब मैं 8 लघुत्तम लूंगा तो ये 8 उठी 64 होगा माइनस का, और प्लस के 58 होगा। तो देखो यहां पे नेगेटिव संख्या बड़ी है, इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरे भाई नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, और -6/8 होगा। तो ये संख्या नेगेटिव है, और ये संख्या आपकी क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो ये वाला आंसर कभी भी नहीं हो सकता, और आप समझ जाओ कि ये वाला भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, जो नेगेटिव है वो आपका नहीं हो सकता। तो दो तो आपके यहां पे गलत हो गए। अब आपको रखना है या तो 12 या आपको 8। तो देखो, लगभग लगभग 8 रखने पर 3/4 आपका आ रहा था। तो इसलिए आप यहाँ पे x बराबर 8 रख के देखो, यदि 8 से नहीं आता है तो 12 हम उत्तर यहाँ पे लगा देंगे। तो अब यहाँ पे बेटा x बराबर आप 8 रख के देखना, ऑप्शन का हिट एंड ट्रायल यूज करो। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 8 रख के देखता हूं। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे 8 आएगा, इक्वल टू 58/8 आएगा, और प्लस के 3/4 आएगा। अब या तो इसको हल करो या इसको हल करो, तो मैं हल कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर। यहां पे इसको 58/8 को इधर आप ले आओ, 58/8 को आप इधर ले आओ, तो माइनस के 58/8 बराबर कितना है बेटा, 3/4। इसका मैं लघुत्तम लूंगा तो बेटा 8 आएगा, 8 को 8 से गुणा करूं 64 आएगा, और -58 आएगा, और बराबर में क्या आना चाहिए बेटा, 3/4। 64 में से 58 गए तो बेटा कितने बचे अपन के, 6। 6/8 आया, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो इधर की वैल्यू भी 3/4 आ रही है, इधर की वैल्यू 3/4 आ रही है। जब LHS बराबर RHS आ जाए तो हमारा वो आंसर राइट हो जाता है।
चौथे नंबर का आंसर अपन का सही है। आपको x की वैल्यू ऑप्शन से पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। 68 मीटर लंबाई, ध्यान दो, 68 मीटर लंबाई, 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल, ये आपका कोई हॉल है, ये आपका है बेटा 68 मीटर तो इसकी लंबाई है और 51 मीटर इसकी चौड़ाई है। एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी। अब वर्गाकार टाइल की देखिए मेरे भाई, वर्गाकार टाइल ऐसे लगेगी, इसका मतलब जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू बेटा इसकी होगी। अब यहां पे आप एक थोड़ी सी चीज समझो बेटा, मतलब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका 17 में भी भाग चला जाए, वो 68 में भी भाग चला जाए और 51 में भाग चला जाए। इसके लिए मेरे भाइयों आपको 68 का और 51 का HCF मतलब आपको में से निकालना पड़ेगा, जो कि आपका 17 मीटर आएगा। ये जो 17 मीटर है बेटा वो आपकी वर्गाकार टाइल की लंबाई हो गई और वर्गाकार टाइल की आपकी चौड़ाई हो गई। मतलब जो आपकी वर्गाकार जो टाइल है बेटा वो आपकी 17 बाई 17 की है। तो बस मामला क्लियर है। आप मुझे बताओ 68 बाई 51 में 17 बाई 17 की कितनी टाइल्स आएंगी, मतलब पी टाइल्स आएंगी। पी टाइल्स, पी मान लिया मैंने टाइल, कितनी टाइल, द नंबर ऑफ टाइल्स आपका क्या मान लिया बेटा मैंने, पी। अब आप इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट जैसे ही करोगे मेरे भाई तो 17 से कटेगा 17 चौके 68 और 17 ती 51, तो आपका पी की जो वैल्यू है 12 आ गई। तो आपको 12 टाइलों की आवश्यकता होगी। ध्यान दो दोबारा एक बार कि 68 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा जो आपका एक फर्श है, इस हॉल का जो फर्श है उसमें वर्गाकार टाइल लगेंगी, ऐसे ऐसे यहां पे लगेगी। तो आप समझ जाओ कि जितनी लंबाई है उतनी यदि चौड़ाई है तो वर्गाकार टाइल है। अब मेरे भाई देखो, इसका मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका 68 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 51 पूरा पूरा भाग जाए। वर्गाकार जब लगेगी जब सभी जगह आपकी वर्गाकार टाइल आए, सब जगह आपकी वर्गाकार टाइल आपकी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ना तो थोड़ा सा ज्यादा निकलना चाहिए ना थोड़ा सा कम निकलना चाहिए, पूरा वर्गाकार टाइलों से। तो ऐसी संख्या होगी जिसका भाग 68 में भी जाएगा और जिसका भाग 51 जाएगा, तो वो बेटा होती है HCF। 68 का और 51 का HCF बेटा 17 अपन का आ जाता है। तो अब आपके लिए कोई बड़ी परेशानी वाला इशू नहीं है कि 68 बाई 51 में 17 बाई 17 कितनी टाइल आएंगी, तो बेटा अपन की 12, ये राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो बेटा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपए अधिक है, 20% का लाभ है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैं सीपी यदि 100 मान लेता हूं, 20% अपन का प्रॉफिट है, तो बेटा जो आपका एसपी है वो आपका 120 होगा कि नहीं होगा। क्रय मूल्य यदि आपका 100 रुपये है और 20% आपका लाभ है तो आपका विक्रय मूल्य 120 होगा। ऐसी कंडीशन में कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है, यहां पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20 रुपये अधिक है, परंतु सवाल ये कह रहा है कि 20 नहीं है भाई, 100 है। इसका मतलब 20 की वैल्यू 100 है, तो बेटा एक की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 5। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य हमने क्या माना 100, तो बेटा 100 की जो वैल्यू है वो हो गई 5 गुणा 100 बराबर हो गया बेटा 500। खत्म, ये अपन का राइट आंसर हो गया। 500 आपका राइट आंसर हो गया चौथे नंबर का। ठीक है मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना है, यहां पे जब लाभ परसेंट हमें दे रखा है
क्रैमुल हमने 100 मान लिया, 20% का लाभ है तो विक्रैमुल 120 हो गया। दोनों का डिफरेंस 20 है तो अंतर 20 है तो अंतर 100 है। 20 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू 500। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। एक निश्चित अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से 1800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपए है, वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है बेटा, 1800 रुपए है, ये तो बेटा आपका हो गया मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, और मूलधन के साथ साथ हमें मिश्रधन यूज करना पड़ेगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में क्या जोड़ते हैं बेटा, ब्याज। तो 1800 में बेटा 378 जोड़ो, 8 7 1 2178 अपन का क्या आया बेटा, मिश्रधन 2178। बात समझ में आ गई सबके? इसको काट लेता हूं बेटा। हाँ जी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे आपके 3, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18। यहां पे बेटा 2 से आपका ये कट गया बेटा 100 बार, और 2 से कट गया बेटा 121 बार। ये वाली जो राशि है बेटा वो 10 की पावर 2 है, और यहां पे ये वाली राशि 11 की पावर 2 है। अब आप देखिए यहां 10% और है, 10% का मतलब है 10/100, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब प्रिंसिपल आपका 10 रुपए है, इंटरेस्ट आपका 1 रुपए है, तो अमाउंट आपका 11 रुपए है। तो आप देखो यहाँ पे वही प्रिंसिपल 10 आ रहा है, वही अमाउंट आपका 11 आ रहा है, तो जो पावर होती है वही आपका टाइम होता है, तो 2.0 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान दो, मैंने आपको बताया जब साहूकार से काम नहीं चलता है तो हम अपना काम किससे निकालते हैं, पीए से। किससे निकालते हैं, पीए से। और पीए का मतलब, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ए का होता है अमाउंट, ये मैंने आपको समझाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई तथा 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस। तो भाई सबसे लंबे बांस की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी भी कमरे में यदि सबसे बड़ा बांस रखना है, सबसे लंबा बांस रखना है, तो उसकी लंबाई जो होगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई मेरे बड़े गौर से देखो, एल की लंबाई 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया, बी की लंबाई 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया, और 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे बेटा 6 का वर्ग आपका 36 हुआ, 8 का वर्ग बेटा आपका 64 हुआ, और ये हो गया बेटा 400। इन सबका यदि मैं टोटल निकालूं तो इसका 100 हो गया, 100 और 400 500 हो गया। क्या हो गया बेटा, 500। इस 500 को मैं लिख सकता हूं बेटा 100 गुणा 5, और 100 का वर्गमूल 10 निकल जाता है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो आपका राइट आंसर हो गया बेटा 10√5। ध्यान दो, किसी भी घनावाकार कमरे में या कमरा किसी भी प्रकार का हो, उसके अंदर यदि बांस रखना है तो इस नीचे वाले सिरे से वो ऊपर वाला सिरा, इस नीचे वाले सिरे से ऊपर वाले सिरे को टच करते हुए एक बांस रखा जाएगा। इस बांस को कहते हैं बेटा विकर्ण। इस बांस को क्या कहते हैं बेटा, विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई मेरे भाई अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहां से एल की वैल्यू रखी बेटा, बी की वैल्यू रखी बेटा, एच की वैल्यू रखी। 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, 400 हो गया, सबका टोटल किया 500। 100 गुणा 5 लिख सकता हूं, 100 का वर्गमूल 10 और 5 का वर्गमूल √5। तो राइट आंसर हो गया बेटा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। मतलब प्रकृति का मतलब है जो गणित के अंदर नहीं आता है, गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, इसका मतलब है जो गणित के अंदर नहीं आता। गणित में संख्या होता है, ये तो आता है, स्थानों की माप होती है, बिल्कुल आता है,
मापनों आदि का अध्ययन किया जाता। बिल्कुल सही है। गणित के अंदर किसी स्थान की दूरी नापना है, किसी को मापना है, नंबर्स के बारे में जानकारी होती है, तो ये तो इससे संबंधित है। तो ये हो गया बेटा यस। गणित की अपनी एक भाषा होती है, ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी। गणित की अपनी एक भाषा होती है, यह कथन था बेटा गिब्स का। गिब्स ने क्या कहा? गणित की अपनी एक भाषा होती है, प्रत्यय सूत्र आदि होते हैं। पढ़ाया मैंने आपको कि सर हैमिल्टन ने क्या कहा? सर हैमिल्टन ने क्या कहा कि गणित एक सरल विषय है जिसमें सूत्र प्रत्यय आदि होते हैं, तो ये तो गणित की प्रकृति है। यहां तो बिल्कुल सही है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, नहीं होता, ये बात गणित से संबंधित नहीं है। तो ये नो, इस बात को बोलेंगे नो, आप गलत बोल रहे हो। गणित का ज्ञान तार्किक होता है, तार्किक नहीं होता, तो ये संबंधित नहीं है गणित की प्रकृति से। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है। गैलीलियो ने कहा कि परमपिता परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को गणित के अंदर समाहित कर दिया, तो समस्त जगत को समान रूप से ये देखती है, तो ये आपकी गणित की प्रकृति है। तो इनमें से गणित की प्रकृति कौन सी नहीं है? आप सही जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर है गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, यह गणित की प्रकृति नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहां पे चलते हैं। गणित में स्लाइड रूल बड़ा मजेदार। स्लाइड रूल का प्रयोग मैंने बताया था बेटा आपको वर्गमूल के लिए, घनमूल के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो ध्यान रखो, इस स्लाइड रूल का प्रयोग गुणन व भाजन के लिए किया जाता है। कोण मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है चांदा, और चांदा को कहते हैं बेटा प्रोटेक्टर। आजकल क्या है कि चांदा शब्द का प्रयोग ना करके प्रोटेक्टर शब्द का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा गुणन व भाजन। आकृति को छोटा और बड़ा करने के लिए प्रोपोर्शनल डिवाइडर, ठीक है, हाँ जी, या फिर किसी लेंस का प्रयोग करते हैं। उन्नयन कोण मापने के लिए हम हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बेटा? हिप्सोमीटर का। उन्नयन कोण और अवनमन कोण ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको सबके बारे में समझा दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा गुणन एवं भाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है? तो संज्ञानात्मक में ज्ञान तो आता है, संज्ञानात्मक में बोध आता है, संज्ञानात्मक में विभिन्न विचार प्रस्तुत होते हैं, ज्ञान में प्रत्यय स्मरण प्रत्यय विज्ञान आपका आ गया, अवबोध में तुलना अंतर व्याख्या करना वर्गीकरण करना, तो व्याख्या वर्गीकरण करना ये संज्ञानात्मक में आता ही है। अनुप्रयोग में भी आपका विभिन्न विचार प्रस्तुत करना ज्ञान का उपयोग कहते हैं। अनुप्रयोग को मतलब होता है बेटा ज्ञानोपयोग। तो आप समझ जाओ, कौशल के अंदर दक्षता, प्रवीणता, शीघ्रता, सुगमता, सरलता, यंत्र आदि आते हैं। तो इसका आंसर बेटा कौशल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? भाषा की जटिलता वैश्विक विषय नहीं बनाती, भाषा की संक्षिप्तता ये भी नहीं बनाती, भाषा की एक रूपता इसे वैश्विक विषय बनाती है। क्योंकि ये गणित जो है इसकी अपनी एक भाषा होती है, इसको कहीं भी पढ़ लो। क्योंकि मैं समझाऊं वैश्विक क्यों बनाती है। अपन के इंडिया में पढ़ेंगे तो भी इसको काउंट दो ही किया जाएगा, चाइना में पढ़ेंगे तब भी काउंटिंग दो किया जाएगा, पाकिस्तान में पढ़ेंगे तब भी काउंटिंग, अमेरिका में पढ़ेंगे तब भी काउंटिंग में दो आएगा। तो इसकी भाषा की एक रूपता है। सब जगह इस वाले चिन्ह को बराबर बोलते हैं, ये वाला लेस देन है, इसकी अपनी एक भाषा होती है। तो भाषा की
एक रूपता। तो मेरे भाइयों ये आपके 9 क्वेश्चन थे आपके रीट 11 के, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, देख के जाना इसको। धन्यवाद मेरे भाई।